साथियों, इसी के साथ में IAA के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज जी को, पंकज जी आए और एक ओपनिंग करते हैं। धन्यवाद पंकज जी। थैंक यू अश्वनी जी। सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जैसा कि अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि आज का जो विषय है आज के इस वेबिनार का, वो कोविड से जो उपजा संकट है उस पर चर्चा का है। और उसके लिए बहुत सौभाग्यशाली हैं हम कि हमारे बीच दो एमिनेंट स्पीकर्स जो अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश एरन, जो चिकित्सा जगत के जाने माने एक व्यक्ति हैं और वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने वक्तव्य देते रहते हैं, अपने प्रेजेंटेशन देते रहते हैं। तो ऐसे जाने मानी हस्ती हमारे बीच उपस्थित है और हमें उसका, अपने सभी उद्यमी भाइयों को उसका फायदा उठाना है। तो आपके प्रेजेंटेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर से अपनी जिज्ञासाएं उनके समक्ष रखेंगे, क्योंकि ये कोविड एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में अभी साइंटिफिकली डॉक्टर्स या साइंटिस्ट के पास भी बहुत कुछ जानकारी नहीं है। तो ऐसे वक्त में डॉक्टर एरन हमें एनलाइटन करेंगे कि क्या इस वायरस को किस प्रकार से हम लें, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे अश्वनी जी ने बताया कि जान है तो जहान है वाला जो एक स्लोगन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक हमारा स्वास्थ्य नहीं होगा, जब तक फिजिकल हेल्थ नहीं होगी और जब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो जब तक हम आगे के कोई कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करनी है और उसके साथ साथ हमारे दूसरे एमिनेंट स्पीकर, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर SP वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। वो भी अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जाने मानी हस्ती हैं और इंडस्ट्री मैनेजमेंट के बारे में उनका बहुत एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को वो हमारे साथ साझा करेंगे कि इन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार अपने उद्योगों को चलाना होगा। तो मैं आप दोनों डॉक्टर राकेश एरन और डॉक्टर SP वर्मा का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस आज का जो ये विषय हमने लिया है आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन द प्रेजेंट सिनेरियो हमें ये चीज सुनने को आ रही है कि अब आगे क्या होने वाला है, तो हमें इस सब चीज के लिए तैयारी करनी है और उस तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने होंगे इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विगत वर्ष जनवरी से ही इस कोविड का प्रकोप शुरू हो गया था। चाइना से चलकर डेवलप्ड कंट्रीज में, यूके में, USA में और सभी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उसके अंदर बहुत तेजी से फैला। भारतवर्ष भी उससे अछूता नहीं रहा। मार्च में 23 मार्च के करीब हमारे पूर्ण लॉकडाउन हमारे देश में लगा दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण उन्होंने एक ऐसा कदम लिया जो कि अप्रत्याशित था, अनप्रेसिडेंटेड था और किसी को इसका ज्ञान नहीं था क्या होने वाला है। लेकिन इतना पता लग गया था कि कोविड एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे स्वास्थ्य को बहुत अधिक तरह से प्रभावित कर सकता है। इसका कोई ना तो इलाज था उस समय, ना कोई इसकी दवाइयां थी। तो निश्चित रूप से कुछ गाइडलाइंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से और फिर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी करी गई, उसके आधार पर हमने अपना समय आफ्टर लॉकडाउन गुजारा और उनकी उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम आगे बढ़े। जैसे कि मास्क लगाना, मास्क हम लोगों के लिए लगाना एक नया एक्सपीरियंस था। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 मीटर की दूरी रखना, सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर के बारे में सुनते थे, लेकिन इस सैनिटाइजेशन का आम जनता को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके ऊपर काफी चर्चा हुई। हाथ में ग्लव्स पहनना, हाथ ना मिलाना,
जो पुरानी पद्धति थी उसको अपनाना। तो ये सारी बदलाव आए पिछले वर्ष, लेकिन क्योंकि उस समय हम लोग तैयार नहीं थे, तो हमें वो सारी चीजें बड़ी अचानक जब अपनानी पड़ी तो एक अजूबा सा लगा, और लोगों ने बहुत स्लो स्पीड से उसको अपनाने का प्रयत्न किया। इसके साथ साथ हमारी उसी दौरान हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी जितनी भी कॉमर्शियल गतिविधियां थी वो सारी बंद हो गई, जिसकी वजह से सारे सामाजिक कार्य, सारे राजनीतिक जितने भी फंक्शन उस समय थे, सब चीज पूरी तरह से बंद कर दी गई। सिर्फ एसेंशियल चीजों को, एसेंशियल कमोडिटी को अलाउ किया गया, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे व्यापार हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, कहीं पे भी हम लोगों ने देखा कि वही चीजें अलाउ की गई जो कि एसेंशियल थी। ऐसे में हमारे उद्यमी भाइयों ने बहुत सहयोग किया। खाने पीने का व्यवस्था, उसको बनाना, लेकिन उसके साथ साथ दवाइयों का निर्माण करना, मेडिकल इक्विपमेंट का निर्माण करना, जो कि हमारे यहाँ, हमारे देश में होता ही नहीं था, हम बाहर से मंगाते थे। लेकिन क्योंकि बाहर से आने लगा, सामान आने वाला भी, उसमें प्रतिबंध लग गया था, तो इसलिए यहाँ पर डेवलप की गई पीपीई किट, जो कभी हम लोगों ने नहीं बनाई थी वो भी बनाई, मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए, बहुत सारी चीजें हमने नई चीजें बनाई। ये सब हमारे उद्योग जगत की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया। गवर्नमेंट ने उन लोगों को एनकरेज किया, और हम लोगों को जब मौका मिला तो हमने अपनी जो भी ताकत के साथ हमने इस काम को करा, और इस समाज को बहुत कुछ देने का कार्य भी किया। खाने पीने की चीजें थी जो बहुत एसेंशियल थी चीजें, उनको क्योंकि सरकार ने अलाउ किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के लिए भी एक, चाहे प्रशासनिक अधिकारी थे, चाहे शासन था या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, सबके लिए नया तजुर्बा था। तो तजुर्बे होते रहे और हम लोग एक बहुत अच्छी पोजीशन में रहे। और मैं समझता हूं कि मुझे कहते हुए गुरेज नहीं है कि विश्व में हम लोग सबसे सफलतम, हमारा जो ये संचालन था या जो मैनेजमेंट था कोविड का, वो माना गया। इसी बीच में हम लोगों को अर्थव्यवस्था में बहुत संकट झेलना पड़ा, हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, हमारे वर्कर्स को बहुत परेशानी महसूस हुई, माइग्रेशन हुआ, वो एक जगह से दूसरी जगह गए। निश्चित रूप से इन सब चीजों में हमने वेदना और संकट झेला, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि भारतवर्ष के जनता और हमारे नागरिकों ने पूरा सहयोग किया, सरकार का भी, और हमने आपस में मिलकर भी बहुत सहयोग किया। चाहे वो माइग्रेंट लेबर को या किसी गरीब आदमी को खाना खिलाने की व्यवस्था हो, कपड़े देने की व्यवस्था हो, या हमारे जो वॉरियर्स थे, जो कोरोना वॉरियर्स, जिनको हम डॉक्टर्स और उनके साथ जो उनकी टीम थी, या हमारे सुरक्षाकर्मी थे, या बिजली विभाग के संबंधित लोग थे, जिन्होंने एसेंशियल सर्विसेज को जारी रखा, उनको अगर जो सहायता पहुंचानी थी तो वो भी एक हमारा एक कार्य था, और उसमें भी हम सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इस प्रकार से हमने जब हमने देखा कि भाई अब स्थिति सामान्य सी होती जा रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था का पहिया घूमना बहुत जरूरी था, सरकार के से गुहार हमने लगाई, एक पैकेज भी लिया हमने। उस पैकेज के तहत कुछ पैसा गवर्नमेंट ने दिया जो कि इनसफिशिएंट था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश करी। उसी के साथ साथ हम लोगों ने ये एहसास किया कि हमारा जो जीवन पूरा है वो बिल्कुल बदलने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें अपनानी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अपने को एक निश्चित दायरे में रख के अपने को हमें काम करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में, उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि कोविड का प्रकोप, जो चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य में लोगों को कम बीमारी हुई, लोगों को इस बीमारी से कुछ डर कम लगने लगा, और उन्होंने धीरे धीरे अपनी जीवन को पुराने जीवन के ढर्रे पर लाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से भीड़ में जाना, उसी प्रकार से हम लोगों ने फंक्शंस करना, बड़े बड़े राजनीतिक जितने भी ये चुनाव आदि होना, इन सब में हम लोगों ने अपने आप जो पुरानी पद्धति हमने अपनाई थी कुछ समय के लिए, उसको धीरे धीरे भूलते चले गए। उसका परिणाम ये हुआ कि फिर दोबारा से इस वर्ष ये
जो कोरोना था ये दूसरे स्वरूप में निकल के आया, जिसे हम कोविड-2 कह रहे हैं, और उसने हम लोगों को इतना विचलित कर दिया इतने कम समय में कि हमें पुराना 1 साल फिर दोबारा से याद आने लगा। हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चरमरा गई थी, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, बावजूद उसके कि हमने बहुत कुछ उस समय किया गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के हिसाब से, गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन फिर हम उसी अवस्था में आज पहुंच गए। हमारी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से पटरी पे भी नहीं आ पाई थी, और अब संभावना ये होती जा रही है कि अगेन वी आर गोइंग टू फेस दिस सिचुएशन। तो उससे किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करें, इस 1 साल का जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का फायदा हम उठाएं अपने पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे भी, और अपने एक्सपर्ट द्वारा दिए गए जो अब व्याख्यान होंगे उसके माध्यम से हमें जो कुछ सुनने को मिलेगा, उसके माध्यम से भी हम क्या अपनाएं और किस प्रकार से अपने आप को, अपनी जिंदगी को चलाएं। तो साथियों, ये एक बहुत अहम विषय है, और आज की एक बहुत जो आज के प्रेजेंट सिचुएशन में, सिनेरियो में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। हमें अपने एक्सपर्ट्स के व्यूज को बहुत संजीदा से सुनना है और उस पर अमल भी करना है। एक चीज और मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, क्योंकि सरकार से हमारी बहुत अपेक्षाएं लास्ट ईयर रही, क्योंकि हमारे लिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। लोग, ना तो सरकार को इसके बारे में पता था, ना हम लोगों को पता था, लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद अब हम ये समझते हैं कि अब हमें गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा उनकी तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने ही संसाधनों से, अपने तरीकों से, अपने एक्सपीरियंस से हमें अपने जीवन को चलाना है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ के बारे में हो और चाहे वो अपने मैनेजमेंट के, अर्थव्यवस्था के बारे में हो। तो इन सब चीजों का जो आपस में हम लोग मंथन करेंगे, इस पे परिचर्चा जब होगी, तो निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि इन चीजों में हम लोग अपने आप इनिशिएटिव लें। मैं इस अवसर पर, जब हमारे बीच हमारे 2 एक्सपर्ट्स जो कि अथॉरिटी हैं अपने सब्जेक्ट की, डॉक्टर राकेश शरण एंड डॉक्टर एसपी वर्मा जो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, उनका पुनः बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि हमारे जितने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी जो शंकाएं हैं वो आप दूर करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद श्री भाई के गुप्ता जी। शायद मैं इतना डिजर्व नहीं करता था जितना कि आपने मेरे बारे में ये इतना दिया है। एनीवे, आईआईए परिवार के माननीय सदस्य, अध्यक्ष श्री पंकज जी, महासचिव श्री खंडेलवाल जी, दूसरे मुख्य वक्ता डॉक्टर एसपी वर्मा साहब, और बाकी सब आईआईए परिवार के माननीय सदस्य लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मेरे लिए ये वाकई एक बहुत गर्व और हर्ष की बात है कि आज मुझे ये ऐसी एक प्रबुद्ध मीटिंग में, लोगों की मीटिंग में आने का अवसर मिला और अपनी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोरोना से संबंधित चीजों को शेयर करने का अवसर। एक्चुअली किसी भी राष्ट्र का स्वास्थ्य, देखिए, 2 मुख्य स्तंभ है, एक उसके नागरिकों का स्वास्थ्य और दूसरी उसकी अर्थव्यवस्था। तो एक चीज हम संभालते हैं जो स्वास्थ्य कर्मी है, नागरिकों का स्वास्थ्य, और जो अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य है उसकी जिम्मेदारी आप लोग, आप ही लोग उसके ड्राइवर हैं, आप ही लोग उसके रक्षक हैं, और आप ही लोग उसके द्वारा किसी हमारे राष्ट्र को आगे ले जाते हैं। तो वैसे हम लोगों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है, फ्रेटर्निटी अलग अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ हम लोगों में कॉमन है। जैसे कि हमारे दोनों के प्रोफेशन नॉलेज बेस्ड है और ज्ञान की सीमा अनंत है, निरंतर वेगवान है, रोज बदलती रहती है। तो इसके लिए अपने आप को अपडेट रखना, अपने आप को जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके फील्ड में है उनके साथ अब्रेस्ट रखना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और हमारे लिए। इसके अलावा हम लोग दोनों सॉल्यूशन ओरिएंटेड। देखिए, आप लोग भी जब किसी भी चुनौती का सामना करते हैं अपने प्रोफेशन में,
या किसी भी और क्षेत्र। तो हमेशा आपका जो उद्देश्य होता है वो शिकायतें करना नहीं है, बल्कि उसकी सॉल्यूशन ढूंढना। इसी तरीके से हम लोग जब कोई भी आदमी बीमार होके हमारे पास आता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन तभी ढूंढा जा सकता है किसी भी प्रॉब्लम का जब हम उस प्रॉब्लम को ठीक तरीके से डिफाइन। तो सबसे पहला कदम किसी भी समस्या के लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये होता है कि उस समस्या को पूरी तरीके से ठीक से समझा जाए, उसके कारणों की तह में जाना जाए, हम कहाँ खड़े हैं उसमें ये जाना जाए, हमको कहाँ पहुंचना है, गोल पोस्ट क्या है हमारा, ये क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको ठीक से डिफाइन किया जाए। और आज जहां है और कल जहां पहुंचना है उसके बीच की जो दूरी है, ये हम कैसे तय करें, क्या टूल्स है हमारे पास, जो रिसोर्सेस हैं, जो हमारे साधन हैं, उनका हम कैसे ऑप्टिमाइजेशन करें। यही प्रॉपर सब चीजों का सार है, जिसको आप मैनेजमेंट कह सकते हैं, जिसको कॉमन सेंस कह सकते हैं, और जिसको एक प्रोफेशनल अप्रोच। तो देखिए, हम सब लोग कोई भी एक्टिविटी चाहे इस दुनिया में शायद कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसका मुख्य केंद्र मानव नहीं है। चाहे आप रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, चाहे आप जनरेटर बना रहे हैं, चाहे आप टेलीफोन बना रहे हैं, या दवाई बना रहे हैं, या डॉक्टर हैं, या पुलिस है, या फौज है, कुछ भी है, अल्टीमेटली जो एक केंद्र है, जो वेलफेयर है, वो किसका है? वो मानव का। तो ये सारी चीज एक मानव या मानवता के केंद्रित। और जब कोई भी चीज इस मानव को या मानवता को खतरा पैदा करती है, तो उसमें हम सब लोग मिलके इससे लड़ाई लड़ना, इसके खिलाफ स्ट्रेटजी तैयार करना और उस युद्ध को जीतना, ये हम लोगों का सबका एक साझा और एक मिला जुला एजेंडा होता है। आइए अब मुख्य विषय के ऊपर चलते हैं, कोरोना के ऊपर। जब पंकज जी का आदेश जो हुआ कि इस बारे में बात करनी है, चर्चा करनी है, सबसे पहले मैं सोचता हूँ किसी भी वक्ता को ये सोचना चाहिए कि उसकी ऑडियंस कौन है। क्योंकि हम लोग, जैसे मैंने कहा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, और मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है जो बहुत पर्सनलाइज है। मेरी अप्रोच एक डॉक्टरी में हर मरीज के साथ बदलती है। जो एक करोड़पति है, या जो एक पढ़ा लिखा है, या जो एक गरीब तबके का है, सबके लिए अलग अलग किस्म की थोड़ी अप्रोच। बीमारी वही होगी, दवाई वही होगी, लेकिन अप्रोच। तो इसी तरह से मैंने सोचा कि आप लोग सब इतने एनलाइटेड सिटीजन्स हैं, एनलाइटेड, इतने इंटेलिजेंट ऑडियंस है, एलीट ऑडियंस है, तो उनको क्या सुनना चाहेंगे आप लोग, तो क्या चर्चा करेंगे जिससे कि ये हम इस बात को आगे ले जा सकते हैं, लड़ाई। तो देखिए, मैंने दो चीजें डिसाइड की। आई डोंट नो आप लोग मुझसे होंगे या नहीं। पहली तो ये कि आई डू अवे विद द नंबर्स। इस बीमारी की गंभीरता का, इस समस्या की गंभीरता का आप सब लोगों को आभास है, वरना यहाँ नहीं बैठे। तो मैं नंबर्स में नहीं जाऊंगा, वो आपको फिंगर टिप्स पे हर जगह अवेलेबल है, आपके टेलीफोन पे, आपके कंप्यूटर। दूसरा, मैं पहले सोचता था कि शायद एक प्रेजेंटेशन बनाऊं मल्टीमीडिया का, फिर मुझे लगा कि एक अपने टीचर की बात याद आई। बहुत हमारे सीनियर फिजिशियन थे, डॉक्टर आर डी लले। एक दफा मैंने उन्हें, जो कि निशलोक हॉस्पिटल के बॉम्बे के चेयरमैन थे, उनको यहाँ बुलाया एक दफा एक लेक्चर के लिए। थोड़ा सा देर से आ पाए, हम लोग थोड़ा नर्वस थे। तो जब वो आए, मैंने उनसे पूछा, सर आपकी स्लाइड्स कहाँ है? उन्होंने बोला, स्लाइड्स? कैसी स्लाइड भाई? ऐसे जो प्रेजेंटेशन करेंगे? तो बोले, भाई मैं तो स्लाइड नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा। अगर मैं याद नहीं रख सकता अपना सत्य, तो मेरी ऑडियंस कैसे याद? तो मुझे लगा इसलिए कि ऑफ कोर्स उससे स्पीकर का काम थोड़ा आसान हो जाता है, बट मैंने सोचा मैं आपसे एक 1-to-1 लेवल पे चर्चा करूंगा। तो आज का जो हमारा एजेंडा था, इसके लिए मैंने ये शेयर किया कि मैं बहुत ब्रीफ में आपको एक इसका ओवरव्यू दूंगा, इस प्रॉब्लम का। कोरोना या कोविड जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, कैसे होती है, क्या हमारे शरीर पे असर डालती है, और क्या इसके लक्षण हैं, क्या ये हमको नुकसान पहुंचा सकती है, और हमको क्या करना है, इसका इलाज क्या है हमारे पास, इसकी रोकथाम क्या है, और एक लॉन्ग टर्म आउटलुक। इस बारे में बहुत ब्रीफ में मैं थोड़े से उन पहलुओं को टच करूंगा जो शायद थोड़े अनछुए हैं। बाकी इसकी गंभीरता का, समस्या का, नेशनल लेवल का, ये सब आप लोगों को ठीक तरीके से।
पहले मैं थोड़े से टर्मिनोलॉजी, थोड़ी सी परिभाषाएं रेखांकित कर दूं। कोरोना एक वायरस है जो एक बीमारी पैदा करती है मनुष्य के शरीर में, जिसको हम कोविड बोलते हैं। इसकी सही नाम अगर कोरोना वायरस का है तो उसको हम टेक्निकल नेम हमारे यहाँ है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नोवेल कोरोना वायरस। कोरोना का नाम क्यों पड़ा? आपने अपने जो इन्विटेशन है, मैं उसमें देख रहा था, बहुत इमेजिनेटिव है आप लोग। आपने उसको कोरोना की तस्वीर बनाई हुई है, इसमें स्पाइक्स निकले होते हैं, यानी कि वो एक कोरोना मीन्स के क्राउन की तरीके का होता है, जिससे क्राउन में निकले होते हैं, इसलिए इसका नाम कोरोना। एक्चुअली कायदे में इस वायरस का नाम वुहान वायरस होना चाहिए। हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है कि जो भी वायरस जहाँ से निकलती है उस शहर का या उस जगह का नाम उसे दिया जाता है। कावासाकी वायरस, स्पेनिश वायरस, मिडिल ईस्ट वायरस, इस तरीके से। बट चीन बहुत चालाक कंट्री है, उसने WHO को इफेक्ट करके, इन्फ्लुएंस करके अपना नाम उसमें से हटवा लिया और ये कहलाई SARS-CoV-2 वायरस। और ये मनुष्य शरीर में जो बीमारी पैदा करती है उसका नाम है COVID-19, यानी कोरोना इंड्यूस्ड वायरल इंफेक्शन डिजीज, इसलिए कोविड नाम। 19 क्यों है? क्योंकि इसका जो पहले मरीज देखे गए वो 2019 के अंत में देखे गए। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे कि इसकी अंडरस्टैंडिंग एक हम सब लोगों को बेहतर हो जाए। तो 2019 के उसमें देखे गए, इसलिए इसका नाम COVID-19 पड़ा। अब जो आज का विषय है कि इम्पैक्ट ऑफ COVID-2 वायरस। कोविड एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, ये COVID-2 नहीं, COVID-19 का सेकेंड एपिसोड कह सकते। जैसे हम टीवी पे सीरियल्स देखते हैं, एक सीजन के 4 एपिसोड, 6 एपिसोड, फिर दूसरा सीजन आ गया। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो सीजन भी दूसरा नहीं, तो सीजन पहला ही चल रहा है, क्योंकि कोरोना कभी गया ही नहीं है। इसलिए हम सही नाम इसका होगा, ये सीजन 1 ही चल रहा है। इसका सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड, जो भी आप कहना चाहें, कुछ कंट्रीज में चौथा एपिसोड है, दूसरा है, तीसरा है, बट इस बार ये एपिसोड नहीं, इस बार ये वेव नहीं, इस बार ये सुनामी है, और ये आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कोरोना वायरस हमारे शरीर में आके एक बीमारी पैदा करती है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इसको बोलते हैं। आप, मैं समझता हूँ इस पूरी ऑडियंस में एक भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा जिसको कभी जीवन में इन्फ्लुएंजा फ्लू नहीं हुआ। तो ये बेसिकली उसी प्रकार की वायरस, इन्फ्लुएंजा ही पैदा है। फिर आप पूछेंगे कि इसका इतना हल्ला, इतना हंगामा क्यों है? इसके 2 कारण। नंबर 1, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ऑर्डिनरी फ्लू के मुकाबले ये कई गुना ज्यादा फैलती, सब लोगों को इफेक्ट। यानी कि अगर एक ऑर्डिनरी फ्लू का आदमी जब किसी समुदाय में बैठता है तो वो शायद 1 या 1.5 आदमी को इफेक्ट कर सकता है, या 4 में से आधे को करेगा। इसका जो इफेक्टिविटी है वो इस टाइम हमारे कंट्री में 2.6, क्योंकि अगर एक पेशेंट है तो वो 2.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो 2.5 फिर अगले हर एक 2.5 करके आप सकते हैं एल्जेब्रिकल मीन्स में ये कहाँ पहुंचता है। एक तो ये है। दूसरा, इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट इसका अच्छा है। ऑर्डिनरी फ्लू में जो कॉम्प्लिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ है वो थोड़ा कम होता है, इसमें ज्यादा। तीसरा, इसका अभी तक हमारे पास कोई इलाज नहीं है, और अभी कुछ समय पहले तक हमारे पास इसकी कोई वैक्सीन, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस कहीं ज्यादा बढ़ जाती है ऑर्डिनरी फ्लू के मुकाबले। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी फ्लू। अब हम थोड़ी सी बात इसकी कोरोना वायरस कर लेते हैं कि ये मनुष्य के शरीर में, मनुष्य से मनुष्य को फैलती है, ये जानवरों से मनुष्य में नहीं आती। अगर कोई बीमारी से इससे संक्रमित है कोई व्यक्ति, तो वो दूसरे आदमी को इसको दे सकता है सिर्फ अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जब वो आपसे बात कर रहा होगा तो उसकी लार के द्वारा, सांस के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनमें, या खांसने में, या छींकने में, या नाक सिनकने में, ब्लोइंग नोज में, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो सिक्रीशंस आते हैं उनमें ये वायरस आती है, क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो वहां से आके ये दूसरे व्यक्ति को लग सकती है। और ये लगेगी भी तब जब आप एक, या तो उससे बहुत नजदीक बैठे हों जिससे वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाए, या उसने आपको
ऊपर हंसा या छींका और आपके शरीर के हिस्सों पे लग गई और फिर आपने अपने शरीर को टच करके अपनी नाक को या मुंह को छू लिया, क्योंकि शरीर में ये सिर्फ हमारे मुंह और नाक के द्वारा ही प्रवेश कर सकती है और किसी रास्ते से प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसीलिए आपको ध्यान होगा कि हम लोग मास्क की बात क्यों करते हैं। मास्क का जो रैशनल है, जस्टिफिकेशन है, वो सिर्फ यह है कि जिसको है वो सिर्फ मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा ही दूसरे को फैला सकता है। यदि उसके नाक और मुंह ढके रहेंगे मास्क के द्वारा तो फिर वो हमने ब्लॉक कर। दूसरा, आपको अगर लगनी है ये तो वो भी आपको नाक और मुंह के द्वारा ही लगेगी। तो इसलिए अगर आपने मास्क पहना हुआ है और आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में भी है तो उससे आपको लगने के चांसेस बहुत कम। दूसरी, हम जो बार बार हाथ धोने की बात करते हैं वो भी इसीलिए क्योंकि एक ये मानव प्रवृत्ति है, अनजाने में एक व्यक्ति 1 मिनट में कम से कम 4 या 5 बार अपना हाथ से अपना इनवॉलेंटरीली छूता है जिसका हमें पता नहीं। तो अगर आपने किसी संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाया या किसी चीज को छुआ जिससे वायरस आपके हाथ पे आ गया और फिर आपने अपने मुंह पे लगा ली या नाक पे लगा ली, आप संक्रमित। इसलिए बार बार सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश की या हैंड सैनिटाइजेशन की बात की जाती है कि आपके शरीर में अगर ये संक्रमित हुई है, ये प्रवेश हुई है तो प्लीज किसी और की गलती नहीं है, सिर्फ आपकी गलती। आपने या तो मास्क नहीं पहना था या मास्क पहना था तो उसके बाद आपके हाथ में लग गई और आपने हाथ बिना धोए अपने मुंह को या नाक को लगा दिया ताकि इसमें प्रवेश पाए। ये हम इसको बुलाते हैं, एक्चुअली ये अपने आप नहीं आती। तो जब ये हमारे शरीर में अंदर जाती है तो पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गले में, नाक में, वहां से फिर ये नीचे लंग्स में चली जाती है और जाके न्यूमोनिया पैदा करती है और शरीर के अन्य हिस्सों में जाके ब्लड के द्वारा डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती है, जो कि शायद ज्यादातर लोगों को मालूम है। मामूली लक्षण इसके वही भी इन्फ्लुएंजा वाले होते हैं। शुरू में थोड़ा सा शरीर दर्द होगा, सर दर्द होगा, जुकाम होगा, गला खराब होगा, हल्की सी खांसी होगी और कमजोरी महसूस होगी। उसके साथ जब ये सेकंड स्टेज में, नेक्स्ट लेवल पे कॉम्प्लिकेशन स्टेज में आ जाती है, न्यूमोनिया पैदा करती है तो आपको सांस में दिक्कत होने लगती है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और तब ये कहना चाहिए गंभीर रूप ये बीमारी ले लेती है, जाके मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। मैं चाहता हूं सब लोग अच्छी तरीके से ये समझ के जरूर जाएं कि ये 81% पेशेंट्स में, 81% पेशेंट्स में बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक। तो 100 में से 81 लोगों को तो आमतौर पर कुछ लक्षण होते ही नहीं है, होते हैं तो बहुत मामूली फ्लू वाले होते हैं। तो हमने बताया केवल 19% लोगों में के गंभीर लक्षण हो सकते हैं और वो भी वो लोग हैं जो या तो 60 वर्ष से अधिक की आयु के हैं या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, यानी कि डायबिटीज है, किडनी डिजीज है, सांस की बीमारी है, कैंसर है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ हुआ है या स्टीरॉइड्स पे है, थिंग्स लाइक दैट। इसीलिए अगर आप इन डॉट्स को कनेक्ट करें ना कि क्यों बार बार ये बात होती है कि 60 साल हमारी सरकार ने 60 साल से ज्यादा आयु वालों को क्यों पहले टीका लगाया, क्योंकि हम गंभीर बीमारी को रोकना चाहते हैं। सारे देश को फ्लू हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी को मरना नहीं चाहिए, किसी को अस्पताल नहीं पहुंचना। अस्पताल कौन पहुंचता है, मरता कौन है? जो या तो 60 वर्ष से ज्यादा की आयु का है या जिसको कोमॉर्बिड। आप लोग कह सकते हैं कि आपने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको 50 साल के थे, जिनकी डेथ हो गई 40 साल। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट एज ए रूल ये उन लोगों में ज्यादा गंभीर शक्ल लेती है जो 60 साल से ज्यादा की आयु के हैं या कोमॉर्बिड कंडीशन से। तो जब ये अंदर होती है आमतौर पे इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जब आपको आज अगर संक्रमण लगा है तो चौथे 5वें दिन आपको लक्षण शुरू हो जाएंगे और जो भी बीमारी होनी है 8-10 दिन तक हो जाएगी। 14 दिन के बाद जनरली ये खत्म हो जाती है, जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन शरीर के अंदर और ना हो। तो आप समझ सकते हैं कि चौथे दिन से लेकर 14वें दिन तक अगर आप संक्रमित है तो आप दूसरे लोगों को आप संक्रमण फैला सकते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि आप आइसोलेशन में रहने से क्या होगा कि आपके नाक से, मुंह से जो वायरस निकल रही है आपके अपने लोगों को, परिवार को, आप बाकी और लोगों को, दूसरों को नहीं लगे। तो देखिए जहां हम इसकी बात करें ना, मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे कि हम साथ साथ बचाव की बातें कर रहे हैं। बचाव के लिए हमें अलग से नहीं बोलना पड़ता,
ये जो कुछ भी हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसी के साथ हर मुकाम पर, हर बिंदु पर हम उससे संबंधित बचाव की बात भी कर रहे हैं। तो इसलिए ये इन सब चीजों की जो जस्टिफिकेशन है, रैशनल है, वो ये है कि क्यों हम मरीज को पता लगते ही आइसोलेट कर देते हैं और क्यों 14 दिन तक हम उसको आइसोलेशन में रखते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कि 14 दिन बाद ये वायरस तरीके से खत्म हो जाती है और उसका वो आदमी दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकता। इसके अलावा जहां तक इसके देखिए ट्रीटमेंट का सवाल है, हम लोगों के पास अभी तक कोई इफेक्टिव एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं। स्वाइन फ्लू एक दूसरी बीमारी थी, इसका नाम आपने सुना होगा, इससे ज्यादा खतरनाक, इसमें मोर्टेलिटी ज्यादा होती थी, 30-40% तक मोर्टेलिटी होती थी, जबकि कोरोना वायरस में मोर्टेलिटी इंटरनेशनली करीब 2-2.5% है। और मैं नहीं समझता कि हम क्या एडजेक्टिव लगाएं, हम गर्व कहें उसको या रिलीफ कहें उसको, कि हमारे कंट्री में इसकी जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम है, 0.5% है इस समय तो। और जो मैक्सिमम जब पिछली बार ये हुआ था तो उस टाइम भी 1.5-2% से ज्यादा हमारी मोर्टेलिटी नहीं रही है। उसके बहुत सारे साइंटिफिक कारण हैं, वो एक अलग विषय है डॉक्टरी के हिसाब से। तो इसलिए हमारे पास अभी तक इसका कोई इलाज, जिस चीज का इलाज नहीं है, अभी तक हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी। वैक्सीन भी आप सब जानते हैं जनवरी के पहले हफ्ते में हमारे पास है। तो जिस चीज का इलाज नहीं है उसका क्या है, सिर्फ सावधानी है, उससे बचने का ही तरीका है। आपके पास भूकंप का कोई इलाज नहीं है, भूकंप से बच ही सकते हैं। ऊपर से बिजली गिरने का आपके पास कोई उपाय नहीं है, उससे बच ही सकते हैं। सड़क दुर्घटना से आप बच ही सकते हैं, बचना ही चाहिए। तो ये एक बचाव जो है, ये एक पहली सीढ़ी है और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए, किसी भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए जिसमें आपको खतरा हो सके। तो इस बचाव का, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, बेसिकली 3 पिलर्स हैं, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ SMS। आई थिंक आप सब लोग SMS वर्ड से वाकिफ हैं, रोज सुबह से शाम वाकिफ हैं, रोज सुबह से शाम तक SMS करते हैं। तो फर्स्ट S इज सोशल डिस्टेंसिंग, मीन्स 2 गज की दूरी, 6 फीट। इसका क्या रैशनल है 6 फीट का? इसका रैशनल ये है कि जब कोई आदमी खांसता है या हम बात करते हैं तो ये वायरस ड्रॉपलेट्स के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, और ये थोड़े से भारी होते हैं ड्रॉपलेट। ये हमारे मुंह से निकलने के बाद आमतौर पर 2-3 फीट से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकते। तो यदि हम 6 फीट की दूरी पे बैठे हैं तो दूसरा आदमी जो संक्रमित है वो हमारे से बात भी कर रहा है या खांस भी रहा है, तो वो ड्रॉपलेट आमतौर पर हमें एक्सपेक्ट नहीं करते कि 6 फीट के ज्यादा वो ट्रेवल कर पाएंगे, जमीन में गिर। तो इसलिए एक तो ये बहुत जरूरी है सोशल डिस्टेंस। और कोई भी ऐसा आयोजन, कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हर्ट हो सकती है या निग्लेक्ट हो सकती है, अगर आपको पहले से ही मालूम है तो उसको अवॉइड किया जाए। ऑल एक्टिविटीज जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग सेक्रीफाइस होती है उसको नहीं करना। और इसीलिए देखिए, सारे जो सामाजिक आयोजन है, जो राजनीतिक आयोजन है, जो धार्मिक आयोजन, जो पारिवारिक आयोजन, शादी ब्याह बर्थडे, ये सब के सब टोटली अवॉइड किए जाने चाहिए। ये एक बचाव का सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका है। जैसे मैं फिर कहूंगा, कोरोना वायरस आपको लगती नहीं है, आप उसको सादर बुलाते हैं अपने पास, सादर के द्वारा उसकी मदद करते हैं अपने पास आने, तो उस मदद को खींच लीजिए, उस हाथ को खींच लीजिए जो उसकी मदद करते। इसमें पहला कदम है सोशल डिस्टेंसिंग। द सेकेंड M इज फॉर मास्क। हम समझ ही चुके हैं मास्क की क्या इंपॉर्टेंस है, संक्रमित व्यक्ति के लिए भी और दूसरे व्यक्ति के लिए भी, ताकि उसको ना लगे। तीसरा है सैनिटाइजेशन। ये भी हम बात कर चुके हैं। यदि आप बार बार हाथ धोते रहेंगे, यदि आप अपने हाथ को सैनिटाइजर के द्वारा या साबुन के पानी के द्वारा धोते रहेंगे, तो उससे आप अपने शरीर को नहीं पहुंचा पाएंगे। जैसे मैंने खुद कहा अभी आपको, मिनट में 4-5 बार एक आदमी इनवॉलंटरीली अपने मुंह को या अपने नाक को छूता है। मास्क पहनने का एक तो ये फायदा है कि आप उसको छू नहीं पाएंगे, आप मास्क हटा के नहीं छुएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि जाना है। तो इसलिए आप अपने हाथ को बार बार धोइए, सैनिटाइज करिए।
वातावरण को सैनिटाइज करिए। हालांकि ये वायरस वातावरण में बहुत देर नहीं रहती, सरफेसेस पे ज्यादा देर नहीं रहती है, 24 घंटे से 48 घंटे तक रह सकती है। साइंस को अभी तक बहुत पुख्ता सबूत इस बात के नहीं मिले हैं कि ये फोमाइट्स के द्वारा, सर्फेसेस के द्वारा बहुत ज्यादा इफेक्टिवली ट्रांसमिट करती है। फिर भी अपनी तरफ से हम लोगों को सारी ये प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। तो जिस चीज का इलाज नहीं है उसका बचाव ही उपाय है। तो आइए अब हम इसका जो मुख्य मुद्दा है वार्ता का, अगर आप मुझे 10 मिनट 5 मिनट का टाइम सिर्फ और देंगे तो मैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ, ज्यादातर चीजें हम कवर कर सकें। ये जिसको आपने नाम दिया है अपनी चर्चा में कोविड-2, मैं इसको कहूंगा एपिसोड 2 ऑफ सीजन 1। हमारे यहाँ फ्रांस में ये एपिसोड 4 है, ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में ये एपिसोड 3 है, अमेरिका में तो चल ही रहा है तब से। तो इसलिए ये सेकंड एपिसोड या सुनामी या सेकंड वेव जो भी आप कहना चाहेंगे, क्यों आई? देखिए इसके मुख्य 2 कारण हैं। तो कोई भी समझदार आदमी, आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं और एनलाइटेड हैं, समझ सकते हैं कि इसके 2 मुख्य कारक हो सकते हैं, एक वायरस और दूसरा हम खुद मानव। तो पहले मानव संबंधित कारणों की बात करते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि हमें ज्यादातर लोगों को 1 साल में रहते रहते कोरोना फटीग हो गया, ज्यादातर लोग थक गए, लोग कोरोना से संबंधित बचाव उपाय बात करते करते थक गए, ऊब गए। एक तरीके से जिसे कहते हैं ना, एक रेबेलियन, एक जो है आपने उसको बागीपन में आ गया, रिलैक्स हो गए सब। ये एक कारण था कि जिससे कि ट्रांसमिशन फिर दोबारा। दूसरा, एक रेस्ट्रिक्शंस जो सरकार के द्वारा लगाई गई थी, जो समाज के द्वारा लगाई गई, वो काफी हद तक कम। हम सब जानते हैं, देखिए पिछली बार जब ये लॉकडाउन लगा था, सीवियर रिस्ट्रिक्शन, जब आप बाहर निकल ही नहीं सकते तो आप किसी से कोरोना लेंगे कैसे या किसी को देंगे? वो अब अल्टीमेटली तो विड्रॉ होनी ही थी। आपने जैसा भी पंकज जी ने कहा कि आर्थिक रूप से पहिया तो कभी ना कभी घूमना ही था। हम कोरोना से मरना चाहते हैं या भुखमरी से मरना चाहते हैं? भुखमरी से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें अपने आप को कोरोना से बचाना, और कोरोना से बचा के ही हम उन सब चीजों से बचेंगे जो लॉकडाउन है, आर्थिक नाकेबंदी है, ये सारी की सारी। तो इसलिए दूसरा कारण ये था कि जब सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस कम कर दी, रेस्टोरेंट खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गए, कॉलेजेस खुल गए, बहुत हद तक सारी चीजें कम हो गई, तो लोगों में एक ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी और ये आ गई कि अब तो चलो कोरोना चला गया। तो वहां पे हम लोगों से गलती हुई, ढील। तीसरी जो मैं समझता हूं कि इसको आप क्या कहेंगे, ये अच्छाई थी लेकिन ये बुराई में कन्वर्ट हो गई, वो ये है कि वैक्सीन आई जनवरी में। वैक्सीन की हम लोग सब इतनी बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि हमें लगा बस वैक्सीन आते ही तो ये तो ब्रह्मास्त्र मिल गया, जैसे हनुमान जी संजीवनी ले आए थे, वो फिर देते ही सब चिंता हो जाएंगे, तो ऐसे ही वैक्सीन के होते ही सारी कष्ट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सच नहीं। वैक्सीन सिर्फ कोरोना, हमारे शरीर को कोरोना से लड़ने में मदद करती है, ये फैलने से नहीं रोक सकती है। तो इसलिए वैक्सीन के आते ही एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में आ गई कि अब तो वैक्सीन आ गई, मैंने तो वैक्सीन भी लगवा ली है, अब नहीं हो सकता। तो उन्होंने दे लेट देयर गार्ड्स डाउन, उन्होंने अपनी जो सुरक्षा थी या डिफेंस थी वो डाउन, इसलिए फैला। ये 3 मुख्य कारण मानवीय थे जिनके कारण ये रिलैक्स हुआ या सुनामी हुई। दूसरा वायरस संबंधित, यस आई एग्री, हमारे साइंटिस्ट और हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, उनमें काफी हद तक ये देखने को हम लोगों को मिल रहा है कि एक चीज जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं साइंटिफिकली, यानी कि कोरोना ने अपना, वायरस ने अपना रंग बदल लिया, अपना कैरेक्टर, अपनी चाल ढाल बदल दी। देखिए वायरस की एक भगवान ने इंटेलिजेंस जो बांटी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान को दी, जानवरों को, छोटे से छोटे सूक्ष्म कीटाणु को, विषाणु को, जो वायरस है इसको भी इतनी इंटेलिजेंस दी है कि ये तो इंसान चालाक हो गया है, तेरे को मारने पर चुना हुआ है, मैं इससे कैसे बचूं। तो उसने अपना रंग बदल, अपना कैरेक्टर बदल दिया जिससे उसे पहचान ना पाए। हमारे जो डिफेंस थे कोरोना के अगेंस्ट वो ढीले पड़,
तो म्यूटेशन कुछ हद तक जिम्मेदार है, हालांकि इसके बारे में अभी फाइनल वर्ड नहीं है। आप सब लोग क्योंकि साइंस से संबंधित हैं और ज्यादातर लोग इतने लाइटेंड है तो पढ़ते होंगे म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो एक करेक्टर अपना इस तरह से चेंज कर लेना कि जिससे वो हमारे आम तौर पे इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से अपने को बचा सके। यदि मैं एग्जाम्पल दूं तो ऐसे समझिए कि रामायण में रावण की नाभि में उसकी जान थी। विभीषण ने श्री रामचंद्र जी को बताया कि यहाँ तीर मारना है ताकि इसकी जान। आप सोचिए अगर उसने वो अपनी जान यहाँ से नाभि से हटा के हृदय में कर ली होती या कंठ में कर ली होती या माथे पे कर ली होती और रामचंद्र जी को पता ना होता तो वो तो वहीं तीर मारते रहते वो बचकर। यही कोरोना वायरस ने किया है, अपनी शक्ल बदल ली, अपनी प्रोटीन्स की नेचर बदल ली। आप में से जो लोग शायद फिजिक्स के केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे होंगे वो समझते हैं कि जीन्स में प्रोटीन्स का प्लेसमेंट होता है डिफरेंट लेवल्स पे। अगर उनका अरेंजमेंट सीक्वेंसिंग जरा सी चेंज हो जाए, 4 नंबर वाला 8 में पहुंच जाए, 8 नंबर वाला 9 में पहुंच जाए, तो उससे उसका टोटल बिहेवियर कैरेक्टर चेंज हो जाए। ये बिकम्स ए न्यू वायरस। हम वहीं पहुंच गए जहां से चले, तो वो भी एक शायद कारण है। लेकिन अच्छी खबर इसमें यह है कि हम लोगों के पास जो वैक्सीन अभी तक हैं और जितनी म्यूटेट्स हमें मालूम है उनके अगेंस्ट ये वैक्सीन अभी भी इफेक्टिव है। डोंट लूज योर हार्ट, निराश ना होइए, वैक्सीन अभी भी बहुत कारगर हथियार है म्यूटेट्स से लड़ने, लेकिन इसके फैलाने के लिए कुछ हद तक शायद म्यूटेशन जिम्मेदार है। दूसरी, आपने देखा होगा इस बार बच्चों में होने लगा है, ये पिछले एपिसोड में बच्चों इतने इन्वॉल्व नहीं, इस बार ये बच्चों में होने लगा है। तो हम लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद अपना जीनोम चेंज करके बच्चों में जो इम्यूनिटी थी इसके अगेंस्ट उसको डाउन कर दिया, उसको नॉकआउट कर दिया, इसलिए बच्चे ज्यादा इस स्थिति में। लेकिन एनीवे खैर इसका भी कोई फाइनल वो हमारे पास नहीं। अब हम रेमेडी पे आते हैं। तो बेसिकली इसका उपाय, देखिए कोई भी समस्या हो, यदि हमने उसका एनालिसिस, उसका पूरा जिसे कहना चाहिए ब्रेक डाउन कर लिया है, अंदर तक समझ लिया है समस्या को, समाधान बहुत मुश्किल। मैं समझता हूँ अभी तक हम जैसे समस्या का जिक्र किया तो समाधान का भी हम हाथ पे हाथ करें। अगेन जस्ट टू इनमरेट, समाधान 2 स्तर पे होगा। नंबर 1 ट्रीटमेंट, जिन लोगों को हो चुकी है कोरोना उनका क्या किया जाए। नंबर 2 जिन लोगों को नहीं हुई है बाकी लोगों को कैसे बचाएं। तो ट्रीटमेंट के लिए तो यह है हमारे पास, जैसे मैंने कहा, कोई दवाई इफेक्टिव, सिर्फ हमें ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनको हाई रिस्क है या जिनको कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, जैसे कि जिनकी ऑक्सीजन कम हो रही है, उनको तुरंत उचित इलाज की जरूरत है और वो गंभीर स्थिति में जा सकते। उनके लिए अस्पताल में भर्ती होना और जरूरत पड़ने पे आईसीयू में एडमिट होना, जरूरत पड़ने पे ऑक्सीजन वेंटिलेटर, सब चीजों का इंतजाम होना की आवश्यकता पड़ सकती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस चीज के लिए गियर्ड अप नहीं। देखिए इस देश में, हमारे देश में सिर्फ 19 लाख हॉस्पिटल बेड हैं, 130 करोड़ की आबादी, तो औसत 0.5 बेड था, जो कि डेवलप्ड कंट्री में 80 और 100 तक। हम होपलेसली वी आर डेफिशिएंट इन बेड्स। कुल 95,000 हमारे पास आईसीयू बेड है, जिनकी आज के तारीख के हिसाब से जो प्रेजेंट कोरोना स्टेटस, कम से कम 3 लाख 2,70,000 लोगों को आईसीयू बेड होपलेसली शॉर्ट ऑफ दैट। 48,000 वेंटिलेटर हैं, हमें नहीं मालूम कितने लोगों को हमारे। लेकिन इसमें गर्व की और अच्छी बात यह है कि ये सारी सुविधाएं 1 साल में ज्यादा अचीव कर। जब ये कोरोना इस देश में आया हम एक पीपीई किट नहीं बनाते थे, वेंटिलेटर की संख्या बहुत ही कम, 5-7। तो इस बीच में आप लोगों ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, इंडस्ट्री ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, वो एक बहुत ही गर्व का विषय है, बहुत ही हम सब लोगों के लिए एज ए हिंदुस्तानी होने के नाते हम अपने ऊपर घमंड गर्व कर सकते हैं कि हम लोगों ने इस क्राइसिस को इतनी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया है कि दुनिया में हम शायद सबसे आगे हैं। आज हम पीपीई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स भी एक्सपोर्ट करने की पोजीशन है। लेकिन क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ओवरनाइट नहीं क्रिएट की जाती, पर्सनल नहीं क्रिएट कर सकते, डॉक्टर आप 1 साल में नहीं बना सकते। तो ये हमारी योजनाओं का, हमारी जो प्लानिंग थी उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा
डिफेक्ट रहा है, डेफिशिएंट रहा है कि जिसको कहना चाहिए प्रोपोर्शनल या पैरेलल होनी चाहिए थी डेवलपमेंट, को नहीं हुई। एनीवे वी हैव लर्न आवर लेसन। आई थिंक इन फ्यूचर शायद आगे हम इस चीज को दूर कर सकें, इस कमी को दूर कर सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ 2 मेंशन करना चाहूंगा रोकथाम के लिए, वो है तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसका मतलब सिर्फ वही चीज है, SMS, बेसिकली 3। ये आप पिछले मार्च से सुनते आ रहे हैं और आगे तक हमेशा सुनते रहेंगे, लेकिन जरा अपने हम दिल पे हाथ रख के ये देखें और सोचें कि हम कितना इसको फॉलो करते हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट, खाली जानना सुनना काफी नहीं है, उसको डेली लाइफ में फॉलो करना, उसको प्रैक्टिस करना, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी कीमत और कोई नहीं चुकाता, हम खुद चुकाते। मैं अगर रैश गाड़ी चलाता हूं तो उससे मेरी जान को तो खतरा है, लेकिन शायद दूसरों की जान को खतरा है। इसी तरीके से अगर मैं ये नहीं मानता हूँ इसका अप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड का, तो मैं अपने को तो खतरे में डाल ही रहा हूँ, शायद और लोगों को। दूसरी चीज फाइनल, वैक्सीन। मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा वैक्सीन के बारे में, हालांकि आप सब लोगों ने सुना होगा। कुछ इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स वैक्सीन की जो टेक्निकली इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपको जैसे मालूम है हमारे देश में 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, तीसरी स्पुतनिक को अभी परमिशन मिली है, लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं हुई है। कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनिका, ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पूना में स्थित एक वैक्सीन बनाने का विश्व का सबसे बड़ा उद्यम। ये बड़े गर्व की बात है कि दुनिया की 40% वैक्सीन हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सारी वैक्सीन किसी भी किस्म। तो इंडिया इज दी हब, कैपिटल ऑफ वैक्सीन क्रिएशन इन द वर्ल्ड, होल वैक्सीन फॉर लॉन्ग, नॉट टुडे, कोविड में नहीं, उससे पहले से। तो ये एक बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है, और सबसे पहली वैक्सीन ये आई थी यहाँ पे हमारे देश में, जो लगनी शुरू हुई थी 16 जनवरी से। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई गई। दूसरी कोवैक्सीन, ये भी बहुत गर्व का विषय है कि ये एक पूर्णतया भारतीय अनुसंधान और तकनीक पर आधारित वैक्सीन। भारत बायोटेक एक संस्थान है जिसने ICMR के साथ मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप किया है, और हिंदुस्तानी पेशेंट्स के ऊपर इसका ट्रायल हुआ है 25,000 पेशेंट्स पे। इन दोनों वैक्सीनों की एफिकेसी लगभग 80%। मैं एक शब्द एफिकेसी के बारे में बताना चाहूंगा कि एफिकेसी का मतलब क्या है। एफिकेसी का मतलब है कि अगर आप 100 लोगों को ये वैक्सीन देते हैं तो उसमें से 80 लोगों को कोविड नहीं होगा, बाकी लोगों को अगर होगा भी तो वो माइल्ड होगा। ये एक बहुत चौंकाने वाला वक्तव्य है कि अभी तक ये देखा गया है कि जितने भी लोगों को वैक्सीन लगी है यहाँ पे दोनों, और उनको कोरोना हो भी गया है, तो उनमें से किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी और किसी की डेथ कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ है। कोविड कोमॉर्बिड कंडीशन की वजह से कुछ लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन हुए। तो ये आप ध्यान रखिए कि आप वैक्सीन लगा के, जैसे कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं, भाई वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर कोरोना हो गया तो फायदा क्या हुआ वैक्सीन का? फायदा यह है कि आप किस चीज से डर रहे हैं। आप क्या फ्लू से डर रहे हैं या आप मरने से डर रहे हैं? अगर आपके पास दोनों में से एक चीज चुननी है, वैक्सीन विद माइल्ड फ्लू और नो वैक्सीन विद सीवियर कोरोना, तो आप, मैं समझता हूं, आप जानता हूं कि आप क्या चुनते। इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि वैक्सीन आपको कोरोना से 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है, लेकिन यदि आपको हो भी जाता है तो वो बहुत माइल्ड होगा, अस्पताल जाने की नौबत नहीं आएगी, डेथ की भी कोई नौबत नहीं आएगी। इसलिए जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको भी मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मैंने वैक्सीन लगवाई है और मुझे कोरोना का संक्रमण हो गया है तो मेरे गले में कोरोना के कीटाणु या विषाणु रहेंगे, मेरे शरीर में नहीं जा पाएंगे। कोई भी वैक्सीन मेरे गले में आने से नहीं रोक सकती कोरोना को, लेकिन गले से ब्लड में जाने में रोक देगी, पहुंचते ही ब्लड में वो उसको मार देगी, एंटीबॉडीज को। तो मैं और लोगों को संक्रमित कर सकता। एक वैक्सीनेटेड आदमी यदि संक्रमित हो जाता है तो वो दूसरों में फैला सकता है। इसलिए वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई ढिलाई नहीं, तो आपको वैसे ही करना है, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज, अपने देश, पूरी मानवता के लिए आपको
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो कर। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आज चर्चा में इसमें शेयर करना चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुख्य जो का प्रोग्राम का पार्ट होना चाहिए वो एक क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए। आई डोंट नो कि मैंने शायद ज्यादा समय ले लिया है, अभी समय बचा है क्वेश्चन आंसर के लिए। तो मैं अब आयोजक महोदय को, श्री खंडेलवाल जी को ये देता हूं कि वो अगर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करना चाहते हैं तो आप प्लीज स्टार्ट कर सकते। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। साथियों, डॉक्टर आर्यन ने कितनी डिटेल में और जितने साधारण और अच्छे शब्दों में, मैं कहूँगा जिसमें कोई ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं थी जो हम लोगों को समझ में ना आए, हम लोगों को कोविड के बारे में, उसकी भयावहता के बारे में, हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए, कैसे हम उससे बच सकते हैं, वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है, इस सब बारे में जितना डिटेल में बताया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर साहब को। अपना इतना कीमती समय आपने हम लोगों को दिया। जो सबसे बड़ी बात कही वो शायद हर समय और अभी काफ़ी समय तक हमें करनी पड़ेगी, दैट इज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमने वैक्सीन लगवा ली या नहीं लगवाई, हमको कोविड हो गया या नहीं हुआ, हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सब डिपेंड करेगा कि हम बिहेवियर को अपने को कितना संयमित रख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं दोबारा अपने चेयरमैन गुप्ता जी से कहूँगा कि वाई के गुप्ता जी की आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे जो चैट बॉक्स में आए हैं, तो जो मुख्य 3-4, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, समय थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है और अभी डॉक्टर SP वर्मा जी को भी हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, तो जो कुछ खास प्रश्न हो। अशोक छारिया जी और अशोक अग्रवाल जी का हाथ उठा हुआ है, उनसे पूछ लीजिए। भाई के गुप्ता जी। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूंगा कि एक टैबलेट बताई हुई है आइवरमेक्टिन 12 mg, तो हमने इसका पिछले जब कोरोना फैला था हमने अपने वर्कर्स को सबको दी थी एक टैबलेट। इसका एक टैबलेट दी, फिर 7 दिन बाद दूसरी टैबलेट दी थी, तो इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिला। हमारे यहाँ किसी को कोरोना नहीं हुआ, तो हम क्या इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं? देखिए अशोक जी, मैं इस बारे में एक चीज स्पष्ट कर दूं, हम सब साइंस के स्टूडेंट हैं। कुछ क्वेश्चन आए और इसमें हमें साइंस को फॉलो करना पड़ेगा। ही आया था और कोई इसमें मेरे ख्याल से हाथ रेज करके बात कर सकते हैं लोग, और साइंस ये कहती है आज की तारीख में, ऑफ कोर्स जब कोरोना शुरू हुआ तो साइंस भी बहुत ढिलमिल थी, उसको पता ही नहीं था, ये हमारे लिए अप्रत्याशित चीज थी। साइंस को बहुत ज्यादा इसके बिहेवियर के बारे में जानकारी नहीं थी, ना कोई उचित इलाज इसका या रोकथाम वगैरह। तो उस टाइम आइवरमेक्टिन सजेस्ट की गई थी, लेकिन 1 साल के बाद जितनी भी स्टडीज हैं साइंटिफिकली, जो कि हमारा एक क्राइटेरिया है किसी भी इंटरवेंशन को जज करने का, तो उसमें यह पाया गया है कि आइवरमेक्टिन का कोई रोल नहीं। हालांकि आज भी क्योंकि हमारे पास कोई उचित इलाज नहीं है तो लोग आइवरमेक्टिन, डॉक्टर लोग भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत रॉबस्ट साइंटिफिक एविडेंस आज की तारीख में नहीं। इसलिए मैं सलाह नहीं दूंगा इसको आगे देने की। आपके अगर वर्कर्स को नहीं हुआ करना बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन इसका श्रेय बजाय आइवरमेक्टिन के मैं उनके बिहेवियर को दूंगा। उन लोगों ने एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया, आपने अपनी सुरक्षा के सही इंतजाम किए, उन्हें सही गाइडलाइन, इसलिए शायद उन्हें नहीं। ओके 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 ओके, हाँ ठीक है ठीक। हाँ अशोक अग्रवाल जी, अब आप कुछ पूछना चाहें? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। एक तो छारिया जी ने जो पूछा, ये सवाल तो मेरा यही था। दूसरा, ये आज की तारीख में रेमडेसिविर जो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है बाजार में, तो इसके एफजी में दूसरी दवाइयां दी जा रही है एंटीबायोटिक, वो क्या कामयाब रहेंगी मरीजों के लिए? देखिए ये एक शुद्ध मेडिकल डिसीजन है मेरे ख्याल से। शायद इस जो ये सवाल है या इस विषय से थोड़ा हटके नेवर की बात देता हूं। आइवरमेक्टिन एक एंटीवायरल ड्रग है
अभी तक, सॉरी, ये रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है, और अभी तक जो स्टडीज हुई हैं उनमें कुछ स्टडीज में ये पाया गया कि ये फायदा करती है, इसमें पाया गया नहीं करती। एक चीज जो हम सब डॉक्टर्स मानते हैं इसका, कि जिन लोगों को ये दी गई उनमें शायद नंबर ऑफ डेथ्स कम नहीं हुई, लेकिन पीरियड ऑफ हॉस्पिटल स्टे कम हो गया, यानी बीमारी की गंभीरता थोड़ी सी कम हो गई। तो ये एक इसका एडवांटेज हो सकता है। अब जो भयंकर जिस लेवल पे ये फैला हुआ है आज की तारीख में एंडेमिक, उसमें नेचुरली अस्पताल जाने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई, नेचुरली जिन लोगों को रेमडेसिविर की जरूरत हो सकती है उनकी संख्या बढ़ गई, प्रोडक्शन इतना था नहीं। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि बीच में जब ये कोरोना कम हो गया तो प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कम कर दिया गया, क्योंकि इन चीजों की शेल्फ लाइफ है, किसी और चीज में इस्तेमाल नहीं की। आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, समझते हैं कि इसमें फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों के, मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो आज की तारीख में थोड़ी सी शॉर्टेज उसकी है, लेकिन मैं बहुत डेफिनेट वे में ये कहना चाहूंगा कि यदि किसी को रेमडेसिविर नहीं मिला है तो आप ये मत मानिए कि उसके साथ कोई बहुत बुरा हो। जो उसमें ज्यादा रोल जो है इस बीमारी के ट्रीटमेंट में सपोर्टिव ट्रीटमेंट का, यानी कि ऑक्सीजन, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनका कंट्रोल, अगर जरूरत है तो ऑक्सीजन के साथ वेंटिलेटर, ये सब चीजें जो है वो ज्यादा रोल प्ले करती बजाय। डॉक्टर साहब, ये 75% तक डैमेज हो चुका हो आपका, उसके बावजूद भी ऑक्सीजन अपने आप से ले रहा है पेशेंट, ये क्या समझा जाए इसके बारे में? सॉरी मैं समझा नहीं। 75% ऑफ मतलब उसको इन्फेक्शन हो चुका है लंग्स में, जो सीटी चेस्ट में आ रहा है लोगों के, और उसके बावजूद भी वो अपनी ही सांस ले रहा है, ना कि ऑक्सीजन पे जा रहा है। ये क्या कारण हो, ये क्या सीटी स्कैन की गलती हो सकती है, या सीटी चेस्ट जो आपने कराया वो गलत है, या वो उस आदमी की विल पावर ज्यादा है जिंदा रहने की? नहीं, ये गलत दोनों में से कोई नहीं है। सीटी स्कैन तो गलत इसलिए नहीं हो सकता, ये तो मशीन है जो है, ये तो आईना है, जो आपकी शक्ल है उसी दिखा रहा है। तो अगर आपने पसंद नहीं आती है वो, तो फिर हमारी शक्ल की खराबी है, आईने की गलती। तो सीटी स्कैन तो ठीक है, लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि उसकी ऑक्सीजन अगर ठीक है, 75% लंग इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी यदि उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, तो मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। 95 है, जबकि अभी आमतौर पे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन यदि है तो इसका मतलब उसके लंग्स बहुत ही हेल्दी है। जो बचे हुए लंग्स है 25%, वो उसका काम कर रहे हैं। ये तो जैसे आपकी संस्था है, आपके यहाँ 50 कर्मचारी हैं और अचानक 30 आदमी छुट्टी पे चले गए, लेकिन आपके बचे हुए 20 इतने कर्मठ है कि वो उन 50 आदमियों का काम कर रहे हैं। आपकी प्रोडक्शन लाइन में कोई फर्क नहीं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि इसमें हमें किसी का गलती निकालनी है कि सीटी स्कैन की गलती है या उसकी गलती है ना। ये इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं किसी भी मरीज के ठीक होने के लिए, लेकिन खाली विल पावर पे इंसान नहीं चल सकता, वरना तो कोई भी नहीं चाहता है। अगर कोई मरता हुआ व्यक्ति है और वो चाहे कि मैं विल पावर से ना मरूं, तो वो शायद संभव नहीं। ये तो दुनिया में शायद किसी को। क्या इसमें एक फैक्टर भी काम कर रहा है कि उस लड़के की उम्र 35 ईयर है, उस बच्चे की उम्र 35 है? बिल्कुल, यू आर राइट। मैंने जैसे कहा, उसके लंग की क्षमता बहुत अच्छी है, कोई यंग आदमी है, उसकी बीमारी से लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी उसकी बहुत है, और या फिर जो वो उसकी जो लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है वो पीक निकल चुकी है उसकी। देखिए, एक्सरे में या सीटी में रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा। पेशेंट रिकवर कर गया है, अभी दिलवा दो अपने सामने, रिकवर नहीं किया अभी। तो ये साइंटिफिक डिबेट का या डिस्कशन का, मेडिकल का सब्जेक्ट हो सकता है। इससे आप कोई धारणा मत बनाइए इस बात के। डॉक्टर साहब, एक सवाल है डॉक्टर संजीव माहेश्वरी जी का, वो पूछना चाहते हैं सर के इस कोविड बीमारी में स्टीम इनहेलेशन का क्या एक रोल है, इसके बारे में जानना चाहते हैं सर। स्टीम इनहेलेशन जी। हाँ महेश जी, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत ही यूटिलिटी का सवाल है, यूजफुल सवाल है। एक सिंपल प्रोविजन जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो ये भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरी अपनी चर्चा में कि ये वायरस हमारे गले में आती है। यदि मुझे किसी से लगी है आज, तो मैं घर आऊंगा तो गले में लेके आऊंगा उस वायरस को, गले में ये रहेगी, कॉलोनाइज करती है जिसको हम कहते हैं, कॉलोनाइज करके अब हाँ ये
बढ़ती है, संख्या बढ़ाती है, अपनी रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को। इससे पहले कि ये शरीर में प्रवेश कर सके, ये कम से कम 24 घंटे 48 घंटे गले में पड़ी रहती। तो यदि अगर आप स्टीम लेते हैं, गरारे करते हैं, जो एक हमारे यहाँ कहा जाता है काढ़े पीते हैं, या कोई भी इस तरीके की एक्सटर्नल एक्टिविटी करते हैं, तो उससे उस कोरोना को नष्ट होने में मदद मिलती है और ये हेल्पफुल हो सकता है। दूसरा फायदा स्टीम का ये होता है कि जब आप स्टीम लेते हैं तो आप एक तरीके से हीट देते हैं अपने रेस्पिरेटरी। देखिए, हमारे शरीर में कहीं दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? सिकाई करते हैं ना। अगर चोट लग गई तो आप क्या करते हो? सिकाई करते हो। दर्द हो रहा है कमर में, आप सिकाई करते हो। क्यों करते हो? सिकाई का मतलब यह है कि सिकाई करने से वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जिस एरिया को हम हीट करते हैं अपनी बॉडी को, सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब है जो रिलीफ रिलेटेड सब्सटेंसेस हैं हमारे ब्लड में, वो ज्यादा वहां पहुंच पाते हैं और वो हमें रिलीफ देते हैं। तो अगर आपने उस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ा दिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो एंटीबॉडीज, इम्यूनिटी वहां ज्यादा पहुंच पाएगी। ये तो ऐसा है कि जिस हमारी एक सीमा पे एक जगह दुश्मन ने अटैक किया, हमने अपनी फोर्सेस सारी वहां भेज दी, उनको मार भगाया। Thank you, Doctor. Any other question by any member? सुधाकर अग्रवाल जी, आप जी जी नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं ये जानना चाह रहा हूं जी, अभी तक जैसे समाचार ये थे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो अभी रिसेंटली ये पढ़ने में आया है कि ये एयरबॉर्न भी है। तो उसके संबंध में जो अभी तक पहले प्रिकॉशन के लिए जो निर्देश थे या गाइडलाइन थी, क्या उनमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है हमें, जो हम लोग अभी ले रहे हैं उसमें क्या, और कुछ नए कोई एडिशनल कोई ऐसी गाइडलाइन है जिनसे कि एयरबॉर्न से भी बचा जा सके? बहुत अच्छा, काफी गूढ़ सवाल है ये आपका। देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि एयरबॉर्न में और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में फर्क क्या है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब है कि जब हम बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, तो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स, सलाइवा की ड्रॉपलेट्स निकलती, छोटी छोटी बूंदें निकलती, जिनको आप लाइट के अगेंस्ट देख भी सकते हैं। ये बहुत माइक्रो साइज की होती है और ये विषाणु यानी कि ये वायरस उन पे सवार होके आगे जाती है। क्योंकि वायरस का वजन ज्यादा है और ड्रॉपलेट्स का भी वजन ज्यादा होता है, तो ये शरीर से बहुत दूर नहीं जा पाती। जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं तो आपके मुंह से जो वायु निकलती है उसका वेग बहुत ज्यादा नहीं होता है। जब आप छींकते हैं तो आपको मालूम है कि हमारे मुंह से किस स्पीड से हवा निकलती है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। शोएब अख्तर की जो बॉलिंग थी उसकी स्पीड से निकलती है वो हवा। तो आप समझ सकते हो कि 160 किलोमीटर की हवा कहां तक जाएगी। तो जब आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में, तो अगर आप 2 गज दूरी पे बैठे हैं तो ड्रॉपलेट 2 गज से नहीं ट्रेवल कर पाएगी, गिर जाएगी। आपको डायरेक्ट इन्फेक्शन नहीं होगा यदि आपने मास्क नहीं भी लगाया हुआ है। एयरबॉर्न का मतलब है कि ये माइक्रोनाइज होके वायरस हवा में घुल जाती है और ये ट्रेवल करती है मीटर्स, बहुत लंबे लंबे। हवाई जहाज में आप पहली सीट पे बैठे हुए हैं या आखिरी सीट तक पहुंच गए। तो ये डिफरेंस होता है एयरबॉर्न में और ड्रॉपलेट्स में। अब आपने जो सवाल पूछा, देखिए क्या है कि जब कोई इस किस्म की बीमारी होती है तो उसके बहुत सारे सभी पहलुओं पे स्टडी की जाती है। तो एक ये पाया गया कि कुछ लोगों में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का चांस ही नहीं था, फिर भी उनको हो गई। तो क्यों हो गई? तो ये सस्पेक्ट किया गया कि क्या ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन से भी फैलती है। तो इस बारे में स्टडीज अभी चल रही है, फाइनल वर्ड आउट नहीं हुआ है। लेकिन तब तक, जब तक ये स्थिति क्लियर नहीं होती है, तब तक आपकी बात ठीक है, हमें ऐसा बिहेवियर करना चाहिए कि हमें एयरबॉर्न तरीके से भी ना लगे, यानी कि हम उस कमरे में ना रहे जिसमें बीमार है। इसीलिए प्रिकॉशंस में बताया गया है ना कि यदि किसी को बीमारी हो जाती है तो उसे आप अलग कमरे में रख दीजिए, आप उसके पास जाइए ही नहीं। जब उसका कमरा चारों तरफ से बंद होगा तो उससे एयरबॉर्न इन्फेक्शन में भी नहीं आएगा। जो एयर कंडीशनड एनवायरमेंट्स हैं उनमें ये किया गया कि एयर कंडीशनर बंद कर दीजिए। जो ट्रेन है ये बंद इसलिए करी गई कि उनमें एयर कंडीशनर चलता है, इन्फेक्शन का चांसेस ज्यादा रहता है, रिसर्कुलेट होती है जो है। तो हमें थोड़ा कष्ट उठाना जरूर पड़ेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन पॉसिबल है, तो हमें उसकी तैयारी या उससे बचाव अपना करके रखना।
हो सकता है हम गलत हो, लेकिन इट इज बेटर टू एयर ऑन द सेफर साइड। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर ठीक है सर। नाउ इट इज विजिबल? यस, ठीक से विजिबल है। विजिबल है डॉक्टर साहब। Okay, good afternoon to all of you. And first of all, I will give thanks to Dr. Aaron. His lecture was so informative that everyone was lost in that with interest, because everyone is afraid of corona. आज का इतना ये जो टॉपिक है आज के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा लोगों को अपना बचाना है, तो बचाने के साथ में हम तो देखेंगे साइकोलॉजी के एंगल से कि उद्योगपतियों को एम्प्लॉय डेली आते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, उससे काम अफेक्टेड होता है जब आते नहीं है। तो ये जो हमने फिगर क्यों दिए हैं कि आदमी सबसे ज्यादा फिगर से डरता है, आंकड़ों से। वर्कर कहता है अरे भाई देखो कल 1400 करोड़ पूरे वर्ल्ड में हो गए, 30 लाख लोग मर गए और 1 करोड़ 45 लाख अभी तक हो गए टोटल लास्ट ईयर से अभी तक। और कल का फिगर जो आज सुबह आया है न्यूज में 2.34 लाख न्यू कोरोना केसेस हुए हैं कल, और उसमें 1341 डेथ हुई हैं। परसों 2.17 था, मतलब एक दिन में 17 लाख बढ़ गए। तो इससे वर्कर डरता है। और जो न्यू वेरिएंट है इतना ये चालाक है, चेंज है कि पहले लोग कहते थे कि 20-25 मिनट आधे घंटे के में कांटेक्ट में रहने में कोरोना पेशेंट के ये होता है कोरोना। अब तो लोग जाते हैं तुरंत विदिन 5 मिनट कांटेक्ट में रहे, उससे कम में भी कोरोना हो जाता है। तो इसमें हर एम्प्लॉय बहुत परेशान है। और सबसे ज़्यादा चैलेंज है हमारे लिए और जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, और इसीलिए इंडस्ट्री लीडर्स तो हमारे आई विल एग्री कि वो भी, या दे विल एग्री रादर, कि सब ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। वर्कर्स डेली आते होंगे, साहब मैं छुट्टी जा रहा हूँ, माइग्रेंट लेबर भी बहुत जाने लगी है, डेली टीवी में दिखा रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या है, जब व्हेन कोविड स्टार्टेड टू स्प्रेड रैपिडली क्राइसिस, रिस्पॉन्स बिकेम द टॉप प्रायोरिटी ऑफ एचआर। एचआर की टॉप प्रायोरिटी क्या है इस समय? टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट बट टू रिस्पॉन्ड एंड टू बी प्रोएक्टिव। तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग चाहिए हमको इंडस्ट्री लीडर का, क्योंकि एचआर कुछ भी करेगा उसके लिए लीडर से पहले परमिशन लेगा, अपने मालिक से, अपने बॉस से। इंडस्ट्री लीडर जो यहाँ उपस्थित हैं वो सब ये चीज़ फेस भी कर रहे होंगे कि किस तरह से वो पूरे इस संक्रमण को फेस कर रहे हैं थ्रू एचआर। एचआर तो एक मीडियम है, एक डिपार्टमेंट है जिसके थ्रू ये सब काम किए जाते हैं। और इसलिए इस समय हर इंडस्ट्री में एचआर डिपार्टमेंट का काम इतना बढ़ गया है और न्यू चैलेंजेस हो गए हैं, और उनको एक साल में काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आ गया है। लास्ट ईयर तो बड़ा घबराते थे, मेरे पास भी फोन आते थे मैं क्या करूं, तो बोलते घबराओ नहीं, न्यू प्रॉब्लम इज मीन न्यू सोल्यूशन, थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, यू विल गेट द सोल्यूशन। और गवर्नमेंट कर रही थी, सब लोगों ने उसके रास्ते निकल गया। इस साल क्या है, इट इज ए रिपीट एक्टिविटी है। तो रिपीट एक्टिविटी में क्या होता है, आदमी को कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को यूज करना है और घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। अब हाउ टू डील विद दी शिफ्ट क्यों इसको बोल रहे हैं कि कोरोना का जो वायरस का वेरिएंट है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है, बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। विद इन 10-15 डेज एकदम से फिगर पहुंच गया है 2.3 लाख पर डे, जबकि होना चाहिए मुश्किल से आप कहिए 15,000, 20,000, 50,000 पहुंच जाए। तो इसलिए इसका जो वेरिएंट है बहुत फास्ट इसका मूव कर रहा है। अब इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। सबसे पहले फिजिकल हेल्थ और वेलबींग। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो फिजिकल हेल्थ डॉक्टर साहब देख रहे हैं, गवर्नमेंट करा रही है वेलबींग, बट एचआर को इसके आगे सोचना है, वो हम आगे चलते हैं अभी। दूसरा है रिमोट वर्क, कि अब हो रहा है कि भाई 50% आदमी से काम करिए, आप घर से काम करिए। ये हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, ये भी ऑफलाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं, कि सब डरते हैं कि भाई हमारा काम भी चले लेकिन हम बीमार, हमको नहीं पड़ना है। तो रिमोट वर्क, अब रिमोट वर्क के अलग काफ़ी चैलेंजेस हैं कि रिमोट वर्क में आजकल काफ़ी चैलेंजेस, लोग ये कहते हैं कि भाई आदमी घर में काम नहीं कर रहा है, और वर्कर कहता है कि हम आज डबल काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम शुरू करते थे काम हमारी 9 बजे, अब 8 बजे से मुझे काम शुरू करना पड़ता है, रात में कोई टाइम नहीं है, बॉस कहता है तुम घर में तो बैठे हो। तो इट हैज बिकम ए चैलेंज रिमोट वर्क प्लस कंट्रोलिंग। सामने देख लिया, बता दिया, तो चैलेंजेस भी हैं, हर तरह से इसके चैलेंजेस हैं, फायदे भी हैं, बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर में पुराना कॉन्सेप्ट अभी भी है कि वर्कर मेरे सामने बैठा रहे, हम उसको 8 घंटे की पगार दे रहे हैं, घर में सोता होगा, काम नहीं करता होगा वर्क। और एम्प्लॉय भी ये रहता है कि घर में मेरा कमरा 3 कमरे का मकान नहीं है, एक कमरे में
बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ, कैसे करूँ? तो दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर द एम्प्लॉय बिकॉज एवरीवन इज नॉट हैविंग 2 रूम 3 और 3 बेडरूम सेट। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, कंट्रोलिंग द क्वालिटी ऑफ द वर्क एट द सेम टाइम एम्प्लॉय के लिए डिलीवरिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क। नेक्स्ट है इश्यूज रिलेटेड टू जॉब एंड वर्क कंटिन्यूटी। वर्कर को डर रहता है, जैसे अभी माइग्रेंट लेबर लौट रही है कि भाई मेरा काम कब चलेगा, दोबारा कब होगा, कब क्या होगा, पैसे जमा करने हैं, तो उसको डर रह रहा है कि कब क्या बार बार हो रहा है, कब तक काम चलेगा, कुछ नहीं पता है। तो वर्क रिलेटेड उसको एक टेंशन है, और टेंशन से क्या होगा, स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से साइकोसोमेटिक बहुत सी डिजीज होंगी। अर्जेंट नीड फॉर मेंटल हेल्थ, रेसिलियंस, फैमिली सपोर्ट एंड डीलिंग विद द अनसर्टेनिटी। इसका मतलब कि जो मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है, आदमी सोचता है 100 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, घर दूर रह के काम कर रहा है, पहले सपोर्ट था फ्रेंड्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का, अब वो घर में बैठा है अकेले कमरे में, क्या करे, फैमिली सपोर्ट करनी है, बच्चों को देखना है, अनसर्टेनिटी है, कल क्या हो पता ही नहीं, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, नौकरी छूट गई है, आधे पैसे मिल रहे हैं, या कहा ठीक है लेबर कम कर दी, हर जगह हो रहा है लेबर कम कर रहे हैं कि भाई ठीक है जो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है या वैसी लेबर है जिसको कि दो आर नॉट परमानेंट, तो मैनेजमेंट कहता है भाई ठीक है इतने लोगों को बुलाओ, इतने मत बुलाओ। तो मोस्ट अफेक्टेड लेबर इस समय है जो डेली वर्कर है या कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। तो ये सारे चैलेंजेस। और अब क्लोजिंग रिमार्क के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने अध्यक्ष श्री पंकज जी को। पंकज जी आए और एक क्लोजिंग रिमार्क। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अश्वनी जी। सर्वप्रथम तो मैं अपने दोनों अति विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बेसिकली हम लोग किस प्रकार से अपने आप को तैयार करें कोविड के इस प्रकोप से। तो डॉक्टर राकेश एरन जिन्होंने हेल्थ केयर के विषय में और कोविड के कैरेक्टर के विषय में और बहुत सारी चीजें जो इस बीमारी से और अन्य तरह के हमें हेल्थ स्वास्थ्य को अपना ध्यान में रखते हुए करना है, उसके ऊपर आपने हमें एनलाइटन किया। हमारे उद्यमी इससे बहुत लाभान्वित होंगे। मैं आप डॉक्टर राकेश एरन का पूरे IAA की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन और आभार व्यक्त करता हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जो इंडस्ट्री इस समय जो अर्थव्यवस्था का पहिया लगभग डगमगा गया है फिर दोबारा से, और संभावना ये हो रही है कि लॉकडाउन होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को किस प्रकार से तैयार करें। आज हमें इंडस्ट्री को चलाए रखना है। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आएंगे, डेफिनेटली हमें फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन हम गवर्नमेंट की हेल्प के ऊपर बेस होके अपनी इंडस्ट्री को न चलाएं। अपने कुछ इस तरह के सुझाव हमारे इंडस्ट्री और हमारे एक्सपर्ट द्वारा दिए गए हैं। HR को किस प्रकार से हमें कम्युनिकेट करना है, लगातार उनको मोटिवेट करना है और उनको अपने संपर्क में रखना है, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा सके। अपने कार्य जब जो रुकावट आएगी और अगर जो उनको घर जाना है तो उसका भी कुछ इंतजाम इस प्रकार से करें कि वो डिमोटिवेट होके यहाँ छोड़ के ना जाए, क्योंकि एक उद्योग की सबसे बड़ी पूंजी होती है हमारा कर्मचारी। उस कर्मचारी को हमें उसी के बेस पे हमारा कार्य चलता है और उसी के बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बहुत सारी और हमारे सामने चैलेंजेस भी हैं। उन चैलेंजेस को हम कैसे दूर कर पाएंगे, इसके लिए हमें तैयार होना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वर्मा जी से, डॉक्टर वर्मा से, कि जब जब हम दोबारा से इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि एक तो हमारी लिक्विडिटी की समस्या, उसको हम किस प्रकार से एड्रेस करें अपने आपस में मिलके। गवर्नमेंट से तो हम मांग ही सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास कुछ संसाधन और इन सब चीजों की कमी हो गई है, तो मैं नहीं समझता कि हम लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। दूसरा, एक हमारा मार्केट है जो बहुधा ऐसा होता है, ऐसी परिस्थितियों में मार्केट में हमारा सामान कम बिक पाता है, तो जो डिमांड कम होगी तो हमारे प्रोडक्टिविटी कम होगी, और प्रोडक्टिविटी कम होगी तो नेचुरली हमारे उद्योग का पहिया रुकेगा। इन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है। तीसरा, जैसा आपने बताया कि मैन पावर, अब हमारी मैन पावर चाहे वो कर्मचारी के रूप में हो, चाहे एक लेबर के रूप में हो, उनको हमें किस प्रकार से संजो के रखना है, वो आपने उसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से हमें जानकारी प्रदान की है। और चौथी चीज जो है, जो कि मैं सबसे ज्यादा समझता हूँ, लॉजिस्टिक्स, जो हमारे आवागमन और एक सप्लाई चेन का जो रुकावट है, उसको हम किस प्रकार से
पूरी तरह से स्मूथन रखें, इसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा। इन सब चीजों को विचार करके ही हम इस आज के इस कोविड के समय में जो हमारे सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है, उसको हम इसको सॉल्व किया जा सकता है और हम इससे पार पा सकते हैं। क्योंकि ये संकट निश्चित रूप से जैसा सभी हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर एरन ने भी बताया, आपने भी बताया कि ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन समय लगेगा। लेकिन हमें पूरे जोश और खरोश के साथ इस आपदा का सामना भी करना है। और उद्यमी हमेशा से इसके लिए हमेशा तैयार रहा है। वो तो उसका तो जीवन प्रत्येक दिन नए नए चैलेंजेस से जूझता रहता है, तो उसे वी आर ऑलवेज हैविंग दिस नेचर। तो इसका हमें भरपूर फायदा उठाना है, इस आदत का हमारी। और जो डॉक्टर राकेश एरन जी ने जो बताई चीजें, मैं समझता हूं उस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। आपके तजुर्बे और आपकी नॉलेज और जो साइंस आपने बताई है, उसका हमें फायदा उठाते हुए अपने हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का भी, इमोशनल और अपने फिजिकल हर चीज के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, तभी हम इस आपदा से उबर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां जहां हमें आवश्यक होगा, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमें अपनी बातें रखना हो या अपने साथियों के सामने, लेकिन मेरा एक ही निवेदन अपने साथियों से रहेगा, प्रोटोकॉल्स का और जितने भी जो भी हमारी एसओपीज हैं, गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आती है, उनका पूर्ण अनुपालन करें, क्योंकि वो हमारे हित में ही होती है। कहीं अगर जो कंटेनमेंट जोन बनता है तो उस पर हम अननेसेसरी का विवाद खड़ा ना करें, अपनी बातों को रख के उनसे मनवाने की कोशिश करें। यदि संभव हो तो जो एमओएच की गाइडलाइंस हैं उनका पूर्ण अनुपालन करने की कोशिश करें। अभी जबकि कोई ऐसी स्थिति बनी नहीं है कि लॉकडाउन हो, लेकिन संभवतः ये आने वाले समय में हमें ये फेस करना पड़ सकता है। और जो किस प्रकार से हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, और जब हम हेल्दी होंगे तो डेफिनेटली हम काम भी कुछ कर पाएंगे। तो जैसा कि बता रहे थे, जान और जहान, इन दोनों में हमें सेलेक्ट करना होता था, लेकिन आज जान भी और जहान भी दोनों को हमें सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो भी दिक्कत आएगी, और जान के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अतिथियों का, दोनों डॉक्टर राकेश एरन जी, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट के रूप में आज हमारा उन्होंने इतना समय हमें दिया, दो ही सो बिजी हमने उनसे समय लिया, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा विशेष रूप से कि उन्होंने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे उद्यमियों के बीच आकर उनको एनलाइटन किया। उनका बहुत बहुत आभार। और हमारे दूसरे स्पीकर जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है डॉक्टर एसपी वर्मा, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और साथ साथ जितने हमारे साथी उद्यमी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना पूरी तन्मयता के साथ इस चीज को सुना, उन सभी का बहुत बहुत आभार।